Hello, welcome students. Welcome to our classes. So today, as per the previous discussion, I am here to tell you the meter bridge, which is based on the Wheatstone bridge principle. आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर जो बेस्ड है मीटर ब्रिज, उस मीटर ब्रिज के इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ये उस सर्किट डायग्राम के बारे में समझेंगे. व्हाट इज़ ए मीटर ब्रिज. तो सबसे पहले मैं इसका कंस्ट्रक्शन आपको दिखा दूं, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ कि मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है और अननोन रजिस्टर को फाइंड आउट करने में काम आता है. तो अब इसका सर्किट डायग्राम जो है वो समझ लेते हैं. सर्किट डायग्राम में हम लोग जो है एक ये जो मेटालिक रेक्टेंगुलर मेटालिक स्ट्रिप होती है, इसमें ये वाली और ये वाली, ये दो रेक्टेंगुलर मेटल स्ट्रिप्स होती हैं. यानी कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर मतलब 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये राइट एंगल है, ठीक है. रेक्टेंगुलर भी है और ये राइट एंगल है, ठीक है, दोनों मेटल स्ट्रिप. और ये बीच में एक स्ट्रेट मेटालिक स्ट्रिप है. उसके अलावा इसमें दो रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं इनके बीच के गैप में. तो दोनों मेटालिक स्ट्रिप्स के बीच के गैप में दो मेटल रजिस्टर्स कनेक्टेड है. ये अननोन रजिस्टर जिसको फाइंड आउट करना है, और ये आपका स्टैंडर्ड रजिस्टर जो आप वेरी करके प्रिंसिपल के आधार पे हम कैलकुलेट आर को कर सकते हैं. तो ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होगा जो नोन होगा, और ये अननोन होगा जो फाइंड आउट करना होगा. उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ए से सी के बीच में एक मेटालिक वायर कनेक्ट होता है जो टाइट होता है, टाइटली कनेक्टेड होता है इन दोनों के बीच में. और उस मेटालिक वायर जो है ए से सी के बीच में, उसके ऊपर हमारा पूरा पोटेंशियल जो है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल ड्रॉप रहता है, ठीक है, इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप अवेलेबल होता है इस वायर के ऊपर. यानी कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसका, वो किसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है, इस मेटालिक वायर के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है. उसके लेंथ जो है ए से सी के बीच में जो वायर है मेटालिक वायर, उसकी लेंथ 1 मीटर होती है, और इसको अपन मीटर स्केल के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिससे कि इसकी रीडिंग्स जो है वो मीटर स्केल पर पढ़ी जा सके. नाउ ए से सी के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड होती है जिसको अपन की से सीरीज में कनेक्ट करते हैं. और इसके अलावा जो आपका रेक्टेंगुलर मेटल स्ट्रिप जो है बीच वाला, उसके मिड पॉइंट से हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, जिसका अदर जो टर्मिनल होता है वो जोकी से कनेक्टेड रहता है, और जोकी जो होता है वो इस वायर के ऊपर स्लाइड करता है या मूव करता है, ठीक है. मतलब कांटेक्ट में रहते हुए, टचिंग कांटेक्ट में, स्लाइडिंग कांटेक्ट में रहते हुए ये ऐसे स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है. तो मैं जोकी के बारे में बात कर रहा था. जोकी एक मेटल की रॉड होती है जिसका जो फॉरवर्ड पॉइंट होता है वो एक नाइफ एज के टाइप का होता है, ठीक है ना. चाकू की जो किनारा होता है, चाकू की जो किनारा होता है एज, उसके तरह का उसका एक नेक्स्ट जो फॉरवर्ड पॉइंट होता है इस तरह का होता है, जिसको आसानी से हम इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करवा सकते हैं, ठीक है. और जो कि जो होती है वो एक मेटल रॉड होती है. चलिए, 1 मीटर लॉन्ग है, नाम ही इसका मीटर ब्रिज है, इसका मतलब इसकी लेंथ 1 मीटर की होती है, इसको 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं अपन. और इस पूरे वायर के ऊपर जो है आरसीएम पहले से डिफाइंड होता है, जिसको अपन रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर सेंटीमीटर बोलते हैं. यानी कि हर सेंटीमीटर लेंथ के अंदर वायर का कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है ना. वायर के पर सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, उसको पहले से कैलकुलेट करके आरसीएम को प्री डिफाइंड वैल्यू रखा गया है, या वो नोन होती है, ये गिवन वैल्यू होती है, ठीक है, किसी वैल्यू. अब अपन इसका कैलकुलेशन या इसका जो पहले कंसेप्ट वाला पार्ट है वो समझ लेते हैं. ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर प्रिंसिपल है इसका, वो ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपको याद होगा 4 रेजिस्टर्स होते थे. तो आर एस दिस L1 एंड 100 माइनस L1, यहाँ पर जो की कनेक्ट किया गया है, तो मान लेते हैं ये लेंथ आपकी L1 है, ये वाला आपका 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट से लेके स्केल पर पढ़ेंगे तो यहाँ लेंथ L1 आएगी, L1 सेंटीमीटर. तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, 100 माइनस L1 सेंटीमीटर. तो ये 4 रजिस्टर हो गए, 1 2 3 4, और इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर आर्म दिखाई दे रहा होगा आपको, और दूसरा जो आर्म है आपको वो बैटरी आर्म दिखाई दे रहा होगा. तो इट इज जस्ट लाइक द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में यही होता था कि 4 रेजिस्टेंसेज होते थे, और उनके अपोजिट जो एजेस थे, उनके एक अपोजिट पेयर ऑफ एजेस के बीच में गैल्वेनोमीटर आर्म होती थी, और दूसरी अपोजिट पेयर ऑफ एजेस के बीच में बैटरी आर्म होती थी. तो ये सिचुएशन जो है वो सेम है. अब अपन जो इसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब कहलाता था, जब गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट 0 हो जाता था. तो जब गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट 0 हो जाता है, तो इसका मतलब
जो हमारा बैलेंस कंडीशन है, और बैलेंस कंडीशन में हम पहले ही देख चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में कि रेजिस्टर्स का रेशियो जो है वो सेम हो जाता है, यानी कि वी कैन राइट R अपॉन S इज इक्वल टू L1 अपॉन, या इसका जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो भी कैलकुलेट नहीं किया मैंने, इसको करना है, तो इसका रेजिस्टर डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टर। तो मैं इसका रेजिस्टर लिख लेता हूँ। अगर पर यूनिट लेंथ में पर यूनिट लेंथ में RCM रेजिस्टेंस है, तो L1 लेंथ में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, RCM इंटू L1। तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा RCM इंटू L1, ठीक है। और इस पार्ट का रेजिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 100 माइनस L1 इंटू RCM, ये दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब क्योंकि करंट जीरो है, यानी कि अपन को जॉकी को इस तरह से स्लाइड करना है, जैसे ही अपन ने बैटरी को ओपन किया, तो एज सुन एज वी ओपन दिस बैटरी, now closing this battery, current start flowing in this circuit, and there will be potential drop due to this battery on this wire। इस वायर के ऊपर इस बैटरी का कुछ पोटेंशियल जो होगा वो स्प्रेड होगा या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड दिस ड्यू टू दिस पोटेंशियल ड्रॉप जो है, अपन whenever we connect this terminal here, तो एक ऐसा तो करंट इसमें से फ्लो होने लगेगा, and there will be a point D in such a way, we will find out a point D in such a way that the current will be zero in the branch of galvanometer, and at that point we can say that at the balanced Wheatstone bridge condition, the ratio of R is to S is same as the ratio of this is to this, यानी RCM into L divided by, तो मैं लिख सकता हूँ in balanced condition, यानी कि balanced जो situation है हमारी, in balanced condition IG इज इक्वल टू 0 होगा, गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट 0 हो जाएगा, और इसमें हम लिख सकते हैं R अपॉन S विल बी इक्वल टू RCM इंटू L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1 इंटू RCM। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, RCM से RCM कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू विल गेट R इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 मल्टीप्लाइड बाई S। तो आप डिफरेंट स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यूज के लिए, बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एस एवरी टाइम, यू विल गेट ए डिफरेंट बैलेंसिंग लेंथ L1, ठीक है। हर बार अपन जब स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो मेरा बैलेंसिंग लेंथ L1, जहां पर मेरा IG 0 आ रहा है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जैसी डिफ्लेक्शन 0 होगा, जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 नहीं होगा मुझे लगेगा करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे ही 0 हो जाएगा डिफ्लेक्शन, तो मैं समझ जाऊंगा करंट इन दिस ब्रांच इज 0। तो वो जो पॉइंट है L1, वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S के चेंज करने से वो you will get different values of L1, and corresponding to that you will get different values of R। तो उन सब का अपन एवरेज लेकर के इसका जो रेजिस्टेंस है, या अपन कह सकते हैं कि उस डिफरेंट वैल्यूज को अपन ऑब्टेन करके अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा कर लेंगे। तो यहाँ जो डायग्राम है उसमें ये फाइनल फार्मूला जो है वो डेवलप होकर आता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड ऑन दिस सिचुएशन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि बेस्ट सिचुएशन जो होती है वो हमारी वो होती है जिसमें नल पॉइंट, यानी कि नल पॉइंट अगर अपन को सही से ऑब्टेन करना है, नल पॉइंट का मतलब आप समझते हो बैलेंस्ड पॉइंट जो है वो आपका, अगर मैं लिख देता हूँ बैलेंस पॉइंट जो है वो अगर आपका 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में रहता है, यानी कि मिड पॉइंट के आसपास रहता है, तो इस R के कैलकुलेशन में जो एरर होती है वो मिनिमम हो जाती है, यानी कि कम से कम एरर इंक्लूड होती है। तो R के वैल्यू के कैलकुलेशन में अगर अपन को मिनिमम एरर चाहिए, मतलब अपन को मोस्ट एक्यूरेटली या मोस्ट बेस्ट रिजल्ट अगर अपन को चाहिए, तो अपना जो बैलेंस पॉइंट होगा वो 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। इस तरह से अपन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वो वैल्यूज अपन एक्सेप्ट करेंगे जिनके लिए बैलेंस पॉइंट की L1 की जो वैल्यू होगी वो 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में आएगी। सो ये मैंने आपको एक प्रिकॉशन भी बता दिया है, और इसका जो कैलकुलेशन है वो भी अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट मैं मेरी तरफ से ऐड कर देता हूँ, आप लोगों को मालूम होना चाहिए गैल्वेनोमीटर जो है वो किस काम आता है। तो गैल्वेनोमीटर, द वर्क ऑफ गैल्वेनोमीटर इज टू, देयर आर 3 वर्क्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। नंबर 1, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द ब्रांच, यानी कि ब्रांच में करंट मौजूद है या नहीं है, करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो डिटेक्ट करके बताता है हमको। नंबर 2, गैल्वेनोमीटर गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि गैल्वेनोमीटर
हमें बताता है कि करंट की डायरेक्शन सर्किट में जिस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उस ब्रांच में करंट जो है लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है और राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जिधर भी नीडल का डिफ्लेक्शन होगा उस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, दो चीज़ें। और तीसरी, अगर नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब करंट का प्रेजेंस है वहाँ पर। तीसरी जो चीज़ है, थर्ड यूज गैल्वेनोमीटर का है, इट फाइंड आउट द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। गैल्वेनोमीटर कभी भी हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता करंट की। गैल्वेनोमीटर से जो करंट की वैल्यू मिलती है वो मेजरेबल नहीं है, वो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते, वो केवल एक रिलेटिव मैग्नीट्यूड देता है। यानी कि ये बता देगा कि पहले जो करंट था उसके मुकाबले बाद में करंट आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इट विल नेवर गिव यू द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द करंट। उसके लिए हम एमीटर यूज करेंगे। अगर आपको करंट की एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए आप एमीटर यूज करोगे। तो गैल्वेनोमीटर की जो 3 यूजेस थी मैंने बता दी। नंबर 1, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट बाय डिफ्लेक्शन इन द नीडल। नंबर 2, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट बाय द डायरेक्शन ऑफ टिल्टिंग ऑफ नीडल। नीडल जिधर मुड़ेगी उस डायरेक्शन में करंट होगा आपका। एंड थर्ड केस, इट डिटेक्ट द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, यानी कि करंट के मैग्नीट्यूड का रिलेटिव मैग्नीट्यूड बताएगा। करंट का जो पहले वैल्यू के रेस्पेक्ट में बाद में जो है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये रिलेटिव मैग्नीट्यूड बताता है। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप our next topic, that is the last topic of this chapter, current electricity, which is most important topic from this chapter. This topic is potentiometer. Potentiometer आपका बहुत important है एग्जाम्स के लिए, CBSE as well as बोर्ड एग्जाम्स के अलावा कॉम्पिटिशन्स के लिए भी. So we will take up in the next video. Till then, if there is any query, you can comment in my video. I will try to solve. जितना हो मेरे से हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा. And further, if you have any query, you can contact me on my WhatsApp number also, which I will provide in the comment section. Thank you very much. Have a nice day. And once again, happy Independence Day in advance, 1 hour advance. Thank you very much. Jai Hind.